नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। स्वागत है आपका नाइट बुलेटिन्स में। तो चलिए खबर शुरू करने से पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। लड़ूंगी अगला चुनाव, उमा भारती के सियासी बोल का मध्य प्रदेश चुनाव से कनेक्शन। आजम खान के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा, रामपुर समेत इन जगहों पर आईटी टीम पहुंची। AR रहमान कंसर्ट विवाद का असर, पुलिस अधिकारियों को वेटिंग लिस्ट की सजा। इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक जारी, तेजस्वी, महबूबा, राघव चड्ढा सहित 12 मेंबर्स मौजूद। सीट शेयरिंग पर चर्चा नहीं, स्पेशल सेशन की रणनीति बनेगी। वेलकम 3 में कास्ट न होने पर बोले नाना पाटेकर, शायद उन्हें लगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। कहा इंडस्ट्री कभी मेरे क्लोज नहीं थी। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश की सीएम रही उमा भारती ने कहा कि जो लोग सोचते हैं कि उन्होंने राजनीति छोड़ दी है, वो गलत सोच रहे हैं। उन्होंने राजनीति नहीं छोड़ी है, यही नहीं, वो अगला चुनाव भी लड़ेंगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले इस बयान को अहम बताया जा रहा है। ना तो सियासत की उम्र छोटी होती है और ना ही नेताओं की उम्मीद। जब तक शरीर में जान है तब तक लोगों का भरोसा है। राजनीति की पिच पर नेता बैटिंग और बॉलिंग दोनों के लिए तैयार होते हैं। नतीजा मन का आए तो अच्छी बात है, यदि ना आए तो कोई परवाह नहीं। यहाँ हम बात कर रहे हैं बीजेपी की कदावर नेता उमा भारती की। 2019 में उन्होंने गंगा मिशन का हवाला देकर चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, लेकिन अब उनका इरादा बदलता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के सागर में कहा कि उनकी रगों में राजनीति बह रहा है, उसे वो रोकने की बात कैसे सोच सकती है। राजनीति उनके लिए सेवा का मिशन है, विलासित नहीं। अब जब वो राजनीति को सेवा मानती है तो चुनाव लड़ने के साधन को कैसे तिलांजलि दे सकती है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि वो सक्रिय राजनीति से संन्यास ले रही हैं। गंगा मिशन दल और दिमाग के करीब है। 2019 में उनके लिए गंगा मिशन महत्वपूर्ण विषय था। भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार नेता एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने ये भी कहा कि लोग भले ही कुछ भी कहें, उन्होंने राजनीति नहीं छोड़ी है और वो अगला चुनाव लड़ेंगी। केंद्रीय मंत्री रह चुकी भारती ने ये बात सोमवार को बुंदेलखंड क्षेत्र के सागर जिले में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही थी। उन्होंने कहा कि 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ने से इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि वो लंबे समय से काम कर रही थी। 5 साल तक ब्रेक लेने की सोची। लोगों को लगा कि राजनीति छोड़ दी हूँ, लेकिन वो कहते कहते थक गई हैं कि उन्होंने राजनीति नहीं छोड़ी। भारती ने कहा कि वो चाहे 65 साल की हो जाए या 85 साल की हो जाए, राजनीति की दुनिया सक्रिय रहेगी। अलग चुनाव लड़ेंगी क्योंकि राजनीति बहुत पसंद है। कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना और ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन समेत कई बड़ी विकास परियोजनाओं का जिक्र करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि वो राजनीति में थी, इसलिए ये परियोजनाएं हकीकत बन सकी। भारती ने कहा कि उन लोगों ने राजनीति को बर्बाद कर दिया है जो इसे विलासित का साधन मानते हैं। इन ठिकानों में रामपुर, लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर और सीतापुर शामिल है। इनमें लखनऊ में आजम खान की बहन का रिवर बैक कॉलोनी में स्थित घर भी शामिल है। अली जौहर ट्रस्ट के सभी 11 ट्रस्टी के यहाँ छापा पड़ा है। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान से जुड़े कई परिसरों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा है। जानकारी के मुताबिक ये छापेमारी आजम खान के अल जौहर ट्रस्ट को लेकर हुई है। इन कठिनाइयों में रामपुर, लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर और सीतापुर में शामिल है। इनमें लखनऊ में आजम खान की बहन का रिवर बैक कॉलोनी में स्थित घर में शामिल है। अली जौहर ट्रस्ट के सभी 11 ट्रस्टी के यहाँ छापा पड़ा है। दरअसल रामपुर में बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे इनकम टैक्स की टीम आजम खान के घर पहुंची और उनके घर छानबीन शुरू हुई। आजम के अलावा उनके करीबी नसीर खान और वकील के ठिकानों पर भी आज छापेमारी की जा रही है।
एमएलए नसीर खान गाजियाबाद में, एकता कौशिक अब्दुल्ला के दोस्त अनवर और सलीम के रामपुर ठिकाने पर भी कार्रवाई हुई। रामपुर के एमएलए आकाश सक्सेना ने 2019 में इनकम टैक्स विभाग में की थी शिकायत और आरोप लगाया गया था कि 60 करोड़ का डोनेशन देने वाले लोग खुद कभी इनकम टैक्स नहीं भरते। उधर इस छापे के बाद सपा भड़क गई। सपा सुप्रीमो ने ट्वीट कर लिखा कि सरकार जितनी कमजोर होगी उतना ही विपक्ष पर छापे बढ़ते जाएंगे। वहीं छापेमारी पर सपा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि ऐसा लगता है कि दिल्ली में बैठे लोग हताश में कदम उठा रहे हैं। आजम खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर पहले ही सैकड़ों फर्जी मुकदमे कायम किए गए हैं। जहां तक आईटी छापे की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि आजम जैसे ईमानदार व्यक्ति के यहाँ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। ये दुखद है। वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर वे समझते हैं कि विपक्ष के लोग भ्रष्टाचार कर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसा नहीं है। अगर सरकार को सूचना मिलेगी तो आईटी विभाग को छापा मारने का अधिकार है। अगर कोई संस्था अपनी जांच कर रही है, उस बीच किसी राजनेता का बयान बाधा अड़चन माहौल खराब करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यूपी के कुछ शहर के अलावा एमपी में भी आईटी ने रेड मारी है। पूर्व राज्यसभा सांसद स्वर्गीय मनवर सलीम के घर पर छापा पड़ा। उनका परिवार आजम खान का बेहद करीबी माना जाता है। छापे की वजह से फिलहाल पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स की टीम आजम खान को मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट और खातों के लेन देन की जांच कर रही है। इस दौरान आजम खान का परिवार घर में ही मौजूद है। उनके घर को केंद्रीय सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से घेर रखा है। 10 सितंबर को चेन्नई के आदित्यरम पैलेस सिटी में AR रहमान का कॉन्सर्ट था। आयोजकों की बद इंतजामी का असर भी दिखा। जब ट्रैफिक पर असर पड़ा और सीएम के काफिले की आवाजाही प्रभावित हुई तो इस मामले में तमिलनाडु सरकार ने कुछ पुलिस अधिकारियों पर गाज भी गिरा दी। संगीतकार AR रहमान के कार्यक्रम को लेकर हुए विवाद के कुछ दिन बाद ताम्बरम पुलिस आयुक्तालय से संबंध एक वरिष्ठ अधिकारी का तबादला कर दिया गया और उन्हें अनिवार्य प्रतीक्षा के तहत रखा गया। रहमान के कार्यक्रम के दौरान यातायात जाम होने से समेत कई विवाद हुए थे। यातायात बाधित होने के कारण मुख्यमंत्री के काफिले की आवाजाही भी प्रभावित हुई थी। ताम्बरम पुलिस आयुक्तालय से संबंध पल्लीकरनई की पुलिस आयुक्त एवं IPS अधिकारी डॉक्टर दीपा सत्यन को अगले आदेश तक DGP HOPF चेन्नई के कार्यालय में अनिवार्य प्रतीक्षा के तहत रखा गया। एक अन्य IPS अधिकारी व ग्रेट चेन्नई पुलिस की DIG संयुक्त पुलिस आयुक्त पूर्व कानून एवं व्यवस्था दिशा मित्तल को भी इसी तरह की वेटिंग लिस्ट में डाला गया है। तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि वो AR रहमान के कंसर्ट में नहीं गए थे। आम लोगों की तरह उन्होंने भी सोशल मीडिया पर ही कार्यक्रम देखा था। उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हमें इस तरह की घटनाओं से बचने की जरूरत है। कुछ लोग AR रहमान की आलोचना के कारण का इंतजार कर रहे हैं। सरकार इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से बचने के लिए सही कारणों का तलाश करेगी और जो कोई भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कंसर्ट को देखने के लिए 45,000 से अधिक लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी, लेकिन आयोजन वाली जगह यानी कि आदित्यर पैलेस सिटी के बाहर अव्यवस्था का आलम था। हालात इतना खराब हो गया कि टिकट लेने वाले आयोजन स्थल तक नहीं जा पाए। कंसर्ट देखने वाले बहुत से लोग आयोजकों के पुलिस वालों से वाद विवाद पर उतर आए। कंसर्ट के एक दिन बाद यानी कि 11 सितंबर को AR रहमान ने कहा कि लोगों की सुनामी थी और उसे नियंत्रित कर पाना हमारे लिए नामुमकिन था। कंपोजर के तौर पर उन्हें बेहतरीन प्रदर्शन करना था। उन्हें यकीन था कि सभी इंतजाम दुरुस्त है। उन्हें लगा कि बाहर बारिश नहीं हो रही होगी। इसके साथ ही ये भी ख्याल नहीं आया कि बाहर बद इंतजामी होगी। हमारी मंशा ठीक थी, लेकिन पब्लिक का रिस्पांस हमारी उम्मीदों से परे था। आदित्यरम पैलेस सिटी के बाहर जो कुछ हुआ उससे वो काफी परेशान। सुरक्षा पहला मुद्दा था।
क्योंकि महिलाएं और बच्चियां भी थी। वो किसी पर उंगली नहीं उठाना चाहते हैं। राजधानी दिल्ली में बुधवार 13 सितंबर को यानी कि आज के दिन इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक शुरू हो गई। ये बैठक एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के आवास पर हो रही है, जिसमें कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, तेजस्वी यादव, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, शिवसेना नेता संजय राउत और राघव चड्ढा सहित कमेटी के 14 से 12 मेंबर्स मौजूद हैं। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी मौके पर नहीं पहुंचे हैं। सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा नहीं होगी। मीटिंग का एजेंडा संसद के विशेष सत्र में विपक्षी गठबंधन के लिए रणनीति बनाना है। इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक को बीजेपी नेता संबित पात्रा ने 13 सितंबर को हिंदू विरोधी बता दिया है। उन्होंने कहा कि ये सीट शेयरिंग की बैठक नहीं है, इसका उद्देश्य हिंदू धर्म को खत्म करना है। उन्होंने हिंदू धर्म को डेंगू और मलेरिया, कोरोना और एड्स कहा था। वे हिंदू धर्म की तुलना ऐसी बीमारियों से करते हैं, ये हमारे समाज के लिए खतरा है। जवाब में संजय राउत ने कहा कि इस देश में कोई भी हिंदू विरोधी नहीं है, इस देश में हर धर्म का सम्मान किया जाता है। उधर मीटिंग से पहले डीएमके सांसद टीआर बालू ने कहा कि आज बैठक में हमें सीट बंटवारे पर भी चर्चा करेंगे, साथ ही संसद के स्पेशल सेशन के लिए रणनीति भी बनाई जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अमर अब्दुल्ला ने कहा कि बैठक का एजेंडा क्या है ये बाद में पता चलेगा। सीट बंटवारे में किस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा और नए सदस्यों को गठबंधन में कैसे लाया जाएगा, इस पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक चुनाव और प्रचार का रोड मैप बनाने के लिए राज्य को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली और सबसे अहम कैटेगरी है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और कर्नाटक शामिल किए गए हैं। पहली कैटेगरी 5 राज्य में गठबंधन की ताकत और साझा रणनीति के हिसाब से फोकस रहेगा। इन 5 राज्यों में 212 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 180 से अधिक भाजपा के पास है। 2019 के बाद इन राज्य की सियासी स्थिति बदली है। यूपी में सपा 2017 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 47 सीटों पर समेट गई थी। 2022 में उसकी सीटें 111 हो गई। बिहार में जेडीयू ने भाजपा से किनारा करके आरजेडी के साथ सरकार बना ली। झारखंड में भी विपक्षी सरकार है। महाराष्ट्र में सरकार एनडीए की है। फिर भी शरद पवार उद्धव ठाकरे की जोड़ी कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़ी है। वहीं कांग्रेस कर्नाटक की जीत को लोकसभा चुनाव में दोहराने का दावा कर रही है। दूसरी श्रेणी में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं जहां लड़ाई कांग्रेस भाजपा के बीच है। इनके लिए रणनीति राष्ट्र मुद्दों और प्रदेश की समस्याओं को मिलाकर बनेगी। तीसरी श्रेणी में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, जहां उन दलों की सरकार है। एनडीए या इंडिया किसी के साथ नहीं है, यहाँ की रणनीति अलग होगी। चौथी श्रेणी में राज्य है जहां विपक्षी गठबंधन के दलों के मुकाबले की स्थिति बन सकती है, जैसे पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, केरल और गोवा है। इन राज्यों के लिए सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर फोकस रहेगा। मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक हुई थी। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बिहार के सीएम नीतीश कुमार समेत 28 विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में कोऑर्डिनेशन और कैंपेन समेत 5 कमेटी बनाई गई। नाना पाटेकर नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द वैक्सीन वॉर में नजर आएंगी। हाल ही में इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर पहुंचे नाना ने मीडिया से बातचीत की। इस मौके पर एक्टर ने 6 साल बाद अपने कमबैक और वेलकम 3 का हिस्सा ना बनने पर बात की। इवेंट में जब नाना से उनके कमबैक पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री कभी मेरे क्लोज नहीं थी। ये कभी आपके मुंह पर दरवाजा बंद करती है, तो कभी आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो लोग आपके पास आएंगे और आपको काम देंगे। ये आपको तय करना है कि आपको वो काम करना है या नहीं। मुझे लगता है कि ये मेरा पहला और आखिरी मौका है और उतनी ही जान डालनी चाहिए उसमें। यहाँ सबको काम मिलता है, काम लेना या नहीं लेना आपकी मर्जी है। वहीं वेलकम सीरीज की तीसरी फिल्म में कास्ट ना किए जाने पर नाना बोले,
मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ। शायद मेकर्स को लगा कि मैं अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। हालांकि विवेक अग्निहोत्री को ऐसा नहीं लगा और उन्होंने मुझे अपनी फिल्म में कास्ट कर लिया। नाना ने वेलकम सीरीज के पिछले दोनों पार्ट में डॉन उदय शेट्टी का रोल प्ले किया था। वेलकम 3, वेलकम टू द जंगल की अनाउंसमेंट अक्षय कुमार ने 9 सितंबर को अपने जन्मदिन पर कर दी थी। 25 मुख्य कलाकारों से सजी ये फिल्म अगले साल क्रिसमस पर रिलीज होगी। इसमें अक्षय के अलावा संजय दत्त, सुनील शेट्टी, परेश रावल, रवीना टंडन और दिशा पटानी समेत कई बड़े कलाकार नजर आएंगे। साल 2018 में रिलीज हुई रजनीकांत स्टार्टर काला नाना की आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म के बाद 2 फिल्में रिलीज हुई, पर इन्हें वो काफी पहले शूट कर चुके थे। इसी साल एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने मीटू मूवमेंट के तहत नाना पर सेक्सुअल हैरासमेंट के आरोप लगाए थे। इसके बाद नाना को इंडस्ट्री से साइडलाइन कर दिया गया था। विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी फिल्म द वैक्सीन वॉर का ट्रेलर मंगलवार को रिलीज हुआ। 28 सितंबर को रिलीज होने जा रही इस फिल्म में नाना पाटेकर, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी और सप्तमी गौड़ा लीड रोल में नजर आएंगी। फिल्म में नाना कोविड-19 के विदेशी वैक्सीन बनाने वाले साइंटिस्ट की टीम के हेड बने हैं। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।